Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर से डिस्कशन चल रहा था हमारा सी और सी प्लस प्लस के बीच के डिफरेंसेस का। ठीक, तो हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया था कि सी लैंग्वेज में अगर आपको स्क्रीन पे डेटा प्रिंट कराना है तो आप यूज करते हो प्रिंटफ, जबकि सी डबल प्लस ने आपको उसकी जगह अपना ऑल्टरनेट दिया है। कौन सा ऑल्टरनेट? सी डबल प्लस का ऑल्टरनेट क्या है जो स्क्रीन पे आपके लिए टेक्स्ट प्रिंट करेगा? सी आउट। ठीक है, दोनों का आपने एक एक पॉइंट देख लिया था। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, ये बताइए आपको सी लैंग्वेज में अगर एक इंटीजर ए मिला हुआ है विद द वैल्यू 10 और आपको इस ए की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, तो आप ये काम सी में कैसे करेंगे? पूरा स्टेटमेंट बोलिएगा। इस इंटीजर ए की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो सी लैंग्वेज में ये काम आप कैसे करेंगे? पूरा स्टेटमेंट बोलिए। गुड। सी में इस काम को करने के लिए आप लिखेंगे printf %d, a लिखेंगे। अब सी डबल प्लस जिस इंसान ने बनाई यानी मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप, उनका यह मानना था कि ये जो %d का चक्कर है ये बहुत खराब है और ये प्रोग्रामर को अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स में डालता है। आई रिपीट, सी डबल प्लस के जो डेवलपर है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप, उनको ऐसा लगता है कि जो प्रिंटफ के अंदर %d, %c, %f ये सब हम लोग लगाते हैं, वो अननेसेसरी चीजों को टिपिकल करते हैं, वो अननेसेसरी प्रोग्रामर को कंफ्यूज करते हैं। उसका सिंपल सा कारण ये भी है कि सी में डेटा टाइप होती है टोटल 9। अपन लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंट, कैर और फ्लोट, तो हमें इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर तो याद रहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी डेटा टाइप कभी यूज करनी पड़ जाए तो एकदम से फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे दिमाग में नहीं आता है। ये बात सच है? जल्दी बोलिए। कोई ऐसी डेटा टाइप आप सी में यूज करें जिसको यूज करने की आपको आदत ना हो, जो आप बहुत कॉमन यूज ना करते हो, तो कभी ना कभी आप उसको प्रिंट कराते वक्त गलती करेंगे ही करेंगे। तो सी डबल प्लस ने हमें इन सब चीजों से फ्री कर दिया, रिलैक्स कर दिया
और सी डबल प्लस में अगर आपके पास एक इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू 10 है और आपको इसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो आपको सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर सिर्फ ए लिखना पड़ता है। किसकी जरूरत नहीं है? आपको कोई जरूरत नहीं है याद रखने की एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सी डबल प्लस में नो नीड फॉर द प्रोग्रामर टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। You just provide the name of the variable to cout. बाकी टेंशन cout की है कि वो वेरिएबल की डेटा टाइप देखकर अकॉर्डिंगली आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करके देगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हैं इस बात को सब लोग? राइट? अब नोटिस करिए, सी लैंग्वेज में अगर इस इंट की जगह आपने कैर ले लिया होता और आपके पास कैर सी एच होता जिसमें ए है, तो आप मानते हैं आपको फिर से अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर बदलना पड़ता? जल्दी बोलिए, बदलना पड़ता? फिर आप यहाँ परसेंटेज सी लगाते, और अगर इसी की जगह आपके पास फ्लोट होता तो और वैल्यू होती मान लीजिए 1.5, तो आपको याद रखना पड़ता कि आपको यहाँ परसेंटेज एफ लगाना है। ऐसा है सी लैंग्वेज में? बताइए, है। और जरा भी इन फॉर्मेट स्पेसिफायर में आप गलती कर देते हैं तो क्या सिंटेक्स एरर आती है? अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत लगा दें तो क्या सिंटेक्स एरर आती है? प्रीति शर्मा का कहना है आती है। प्रीति दोबारा बेसिक्स रिवाइज करिए। नहीं आती है, किसी भी तरह की एरर नहीं आती है। इतना सब सी में पढ़ने के बाद अगर आप ये बोलेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत होने से एरर आती है, तो फिर क्या मतलब है सी प्लस प्लस ज्वाइन करने का? सी के बेसिक पार्ट ही क्लियर नहीं है। अगर सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स गलत यूज करने पर भी प्रोग्राम कोई सिंटेक्स एरर नहीं देता है। प्रोग्राम कंपाइल होता है? जल्दी जल्दी बोलिए। होता है। रन होता है? वो भी होता है, लेकिन आंसर नॉनसेंस आता है। आंसर अजीब आता है जिसको ट्रेस करने में, समझने में आपको काफी समय लग जाएगा। इसलिए सी डबल प्लस ने इस काम को बहुत अच्छे से हैंडल करा है, और हमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कभी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते वक्त कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम एक वेरिएबल को डिस्प्ले करते हैं, बिल्कुल वैसे सी प्लस प्लस में अपन बाकी वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे, सी आउट और सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब आएगी एक छोटी सी प्रॉब्लम। अगर ध्यान से आप लेक्चर सुन रहे हैं तो दिमाग में आपके क्वेरी आनी चाहिए। कौन सी क्वेरी? क्वेरी ये है, इमेजिन करिए मैं आपसे सी लैंग्वेज में बोलता हूं कि ये जो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल सी एच लिया है, इसके अंदर जो कैरेक्टर ए स्टोर्ड है उसका आस्की कितना है? तो आपका क्या जवाब होगा? 65 है। वेरी गुड। कोई प्रूफ है हमारे पास कि एक आस्की 65 होता है? जल्दी बताइए, कोई सबूत है हमारे पास कि एक आस्की 65 होता है? हाँ, सबूत है। और वो सबूत है हम ए की वैल्यू को प्रिंटफ से प्रिंट कर लें। लेकिन याद करिए, यह सारा खेल फॉर्मेट स्पेसिफायर का होगा ना? यहां सारा खेल फॉर्मेट स्पेसिफायर का होगा ना? बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज डी आपको 65 मिलेगा। यस और नो? राइट? अब सोचिए तो आपको दिखेगा सी डबल प्लस में कैसे होगा, क्योंकि सी डबल प्लस में तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं होते हैं। तो ये हो गई एक प्रॉब्लम। सी प्लस प्लस में आस्की प्रिंट करानी होगी तो कैसे कराएंगे जब फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं होते हैं? तो सी डबल प्लस में इस काम को करने के लिए आप यूज करेंगे अपनी एक बहुत पुरानी टेक्निक जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। याद है आपको? याद है टाइप कास्टिंग? तो आप जब सी आउट लिखेंगे तो सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, और इंसर्शन ऑपरेटर लगाते वक्त यहां लिख देंगे आप इंट ऑफ सी एच। जब आप लिख देंगे इंट ऑफ सी एच तो आप कंपाइलर को क्लियरली कन्वे कर रहे हैं कि सी एच को डिस्प्ले करते वक्त उसका कैरेक्टर फॉर्म डिस्प्ले मत करो, उसका इंटीजर फॉर्म डिस्प्ले करो। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है मेरी बात? डिफरेंस नंबर 5,
सी लैंग्वेज में मुझे बताइए, अगर हमारे पास एक इंटीजर a है जिसमें 10 है, एक कैरेक्टर b है जिसमें x है, और एक फ्लोट c है जिसमें 1.5 है, हमें इन तीनों को एक ही प्रिंटफ में प्रिंट करना है, तो कराया जा सकता है क्या? जल्दी बोलिए, एक ही प्रिंटफ में इन्हें प्रिंट कराया जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल कराया जा सकता है। क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंटफ परसेंटेज डी, स्पेस देकर परसेंटेज सी, स्पेस देकर परसेंटेज एफ, और a कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे ही लिखेंगे। करेक्ट। अब ये काम C++ में आप कैसे करोगे? यहां पर अगर आपके पास इंटीजर a है विद द वैल्यू 10, कैरेक्टर b है विद द वैल्यू x, और फ्लोट c है विद द वैल्यू 1.5, और यहां आपको तीनों को डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे? तो आप सिर्फ सी आउट लिखेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, ए लिखेंगे, दोबारा इंसर्शन लगाएंगे, बी लिखेंगे, दोबारा इंसर्शन लगाएंगे और सी लिखेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि C++ में आपको जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? उसके पहले लगाना पड़ेगा आपको इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन दो तीन बातें ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका आउटपुट हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा, इस कोड को रन करने पर हमें स्क्रीन पे आउटपुट क्या दिखेगा, तो जवाब होगा, इसको रन करने पर जो आउटपुट दिखेगा वो ऐसा दिखेगा कि तीनों वैल्यूज हमें बिल्कुल एक साथ नजर आएंगी। बिल्कुल एक साथ नजर आएंगी मतलब बीच में कोई गैप नजर नहीं आएगा। ऐसा दिखेगा आपको 10x और 1.5। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे आउटपुट ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, मैं चाहता हूं 10 और x के बीच में थोड़ी सा गैप आ जाए और x और 1.5 के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको इस गैप को भी करना पड़ेगा इंसर्ट। गैप को भी इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब आप ए लिखेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगा के डबल कोट, तो ये स्पेस आ गई, फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर बी लिखेंगे, फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा के डबल कोट, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर आप लिखेंगे सी। इस तरीके से अगर आप प्रिंट करेंगे गैप देते देते, तो डेफिनेटली आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट स्पेस के साथ वैल्यू सेपरेट होकर मिल जाएंगी। यानी एक चीज कंफर्म है, C++ में आपको जब भी स्क्रीन पे सी आउट से कुछ प्रिंट कराना है, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? बिल्कुल सही, उसके पहले लगाना पड़ेगा इंसर्शन ऑपरेटर। ये C++ का अपना सिंटेक्स है और इसका कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। एक आध दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर आपको भी आदत हो जाएगी इस तरीके से सी आउट लिखने की। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं सी लैंग्वेज में हमारे पास ये एक वेरिएबल है एज, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 32, और हम स्क्रीन पे लिखा हुआ चाहते हैं माई एज इज 32, तो आप सी में मैसेज के साथ कुछ ऐसे लिखेंगे, माई एज इज परसेंटेज डी कॉमा एज, यस और नो, है ना? अब यही काम C++ में आप कैसे करने वाले हैं? तो जवाब है, इसी को अगर आप C++ में करेंगे तो जैसा मैंने कहा, फिर आपको मदद लेनी पड़ेगी इंसर्शन ऑपरेटर की। गलत गलत दीपांकर, हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, डायरेक्ट 32 थोड़ी प्रिंट करना है। एज की वैल्यू दिखानी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स में माई एज इज, डबल कोट्स बंद, और फिर एज। ध्यान से देखें, अभी बताइए इन दोनों एज में फर्क है? ये एज और ये एज, बहुत बड़ा फर्क है। वो जो पहले एज आपको दिख रही है वो सिर्फ एक मैसेज है या टेक्स्ट है, और ये जो एज आप देख रहे हैं ये आपका वेरिएबल एज है। समझ आ रहा है? बीच में क्या लगाना है?
क्या बीच में लगाना है? मतलब समझा नहीं मैं, तुम स्क्रीन पे क्या देखना चाहते हो? आउटपुट क्या चाहिए मुझे? आउटपुट प्रिंट करके बताओ। तो एज बीच में आ जाएगा, माई एज 32 इज अगर करना है तो आप ऐसे लिखोगे, सी आउट माई एज, फिर इसके बाद एज, फिर इसके बाद इज, ये ऐसे होगा। तो तुम्हें जहां वैल्यू दिखानी है वहां आ जाएगा। आ रहा है समझ? चलिए अब एक और जरूरी बात सुनिए ध्यान से। ये वाले एग्जाम्पल पे देखिए और मुझे बताइए, हमने यहां पर ये किसे यूज करा है? ए के पहले, जल्दी बोलिए, ए के पहले क्या लगाया है मैंने? इंसर्शन ऑपरेटर। बी के पहले क्या लगाया है? इंसर्शन ऑपरेटर। सी के पहले क्या लगाया है? इंसर्शन ऑपरेटर। यानी मैंने एक ही सी आउट में इंसर्शन को कितनी बार यूज करा है? 3 बार। तो जब आप एक ही स्टेटमेंट में एक ही ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं तो याद रखिएगा सी डबल प्लस में इसे कहा जाता है कैस्केडिंग। रिमेंबर दिस, ये जो आप कर रहे हैं ये सी डबल प्लस की वोकैबुलरी में कहलाएगा इंसर्शन ऑपरेटर की कैस्केडिंग। जब एक ही ऑपरेटर को एक ही स्टेटमेंट में बार बार यूज करा जाने लगता है तो फिर ये उस ऑपरेटर की कहलाता है कैस्केडिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर? गुड। ये थी सारी बातें रिगार्डिंग सी आउट। हाँ ये भी कैस्केडिंग है विकास, बिल्कुल। 10 + 20 + 30 अगर आप कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस के टर्म्स में आप प्लस ऑपरेटर की कैस्केडिंग कर रहे हैं। क्लियर? चलिए ये हुई बातें सी आउट की। अब बात करते हैं सी इन के बारे में। तो सी लैंग्वेज में जब आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तब आप स्कैनफ यूज करते हैं। यस और नो? यस फैजल। कैस्केडिंग मींस रिपीटेशन। आप किसी चीज को बार 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 रिपीट करते जाएं एक ही लाइन में तो हम कहते हैं आप उस ऑपरेटर की कर रहे हैं कैस्केडिंग। सेम ऑपरेटर सेम स्टेटमेंट में मल्टीपल टाइम्स आएगा तो कहलाएगा कैस्केडिंग। ठीक है, लिख देता हूं मैं, चलिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इफ समवन सेज कैस्केडिंग क्या होती है तो आपका जवाब होगा यूजिंग सेम ऑपरेटर multiple times in the same expression। एक ही ऑपरेटर को एक ही एक्सप्रेशन में बार बार यूज करेंगे तो अपन मानेंगे आप उस ऑपरेटर की परफॉर्म कर रहे हैं कैस्केडिंग। ठीक है, अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। तो सी लैंग्वेज में आपको यूजर से अगर मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं या एक इनपुट भी लेना है तो आप यूज करा करते हैं स्कैनफ। अभी बताइए, आप मानते हैं स्कैनफ लिखने का जो तरीका है वो प्रिंटफ से भी ज्यादा टिपिकल है? स्कैनफ में आपको दो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, नंबर 2, वेरिएबल के पहले एड्रेस ऑफ, हाँ के ना? रखना पड़ता है ध्यान एड्रेस ऑफ का भी आपको। और अगर ये एड्रेस ऑफ मिस हो जाए तो, अगर ये एड्रेस ऑफ मिस हो जाए तो कोड कंपाइल होता है? हाँ होता है, लेकिन रन टाइम पे इनपुट सही नहीं ले पाता, इनपुट बिगड़ जाता है
इनपुट सही वेरिएबल के अंदर नहीं पहुंच पाता। होती है प्रॉब्लम स्कैनफ में एड्रेस ऑफ भूल जाने के कारण। और फिर याद करिए, हमेशा एड्रेस ऑफ लगता भी नहीं है, ये भी याद होगा आपको। सही कह रहा हूं, हमेशा एड्रेस ऑफ लगाया भी नहीं जाता। जैसे याद करें, अगर आप यूजर से उसका नाम ले रहे हैं तो आप स्कैनफ में एक तो %s लगाएंगे, और जब %s लगाते हैं तो एड्रेस ऑफ नहीं लगाते हैं। है प्रॉब्लम वाली चीज, कभी एड्रेस ऑफ आता है, कभी एड्रेस ऑफ नहीं आता है। ये अननेसेसरी चीजों को ट्रबल में डाल रहा है, प्रोग्रामर को कंफ्यूज कर रहा है। C++ ये मानती है कि इस काम को बेहद सिंपल तरीके से करा जा सकता है। उन्होंने करा भी है। दिस इज आवर डिफरेंस नंबर, आई थिंक 8 7, राइट। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व बहुत अच्छे से हमें करके दिया भी है। कैसे करके दिया है, लेट्स डिस्कस दैट। C++ में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो याद रखिएगा, आप यूज करते हैं एक तो Cin, और Cin के साथ लगाए जाते हैं ये दो ग्रेटर देन ऑपरेटर के सिंबल। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा, इन्हें ग्रेटर देन तो बुलाते नहीं है, इनका भी कुछ ऑफिशियल नाम होगा। बिल्कुल है, इन्हें C++ में नाम मिला है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या आप इन्हें बुला ले एक्सट्रैक्टर, या तो आप इसे बुला लें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और या आप इसे बुला लें एक्सट्रैक्टर। समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्टर क्यों बोलते हैं, उसका कारण भी समझ लीजिए। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल में स्टोर करता है। आई रिपीट, ये ऑपरेटर कीबोर्ड से टाइप होने वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है और वेरिएबल में स्टोर करता है। समझ आ रहा है? राइट। यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो पहले ही हट गए थे, अब आपको एड्रेस ऑफ देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ लिखेंगे Cin और A, ना कोई एड्रेस ऑफ लगाने की टेंशन, ना कोई %d या s लगाने की टेंशन। ऐसे ही गेस करिए, अगर आपको स्ट्रिंग भी लेनी है C++ में, और ये आपका कैरेक्टर का एरे है नेम 10, तो आप यहां भी इतना ही आसानी से नेम लेंगे जितनी आसानी से आप इंटीजर ले रहे हैं, बाय जस्ट राइटिंग Cin एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड नेम। डिफरेंस क्लियर? गुड। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब ये बताइए, सी में क्या आप एक ही बार में मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं ये ABC में यूजर से वैल्यूज लेनी है, तो क्या एक ही बार में ली जा सकती हैं? बिल्कुल ली जा सकती हैं। कैसे? एक तरीका है, आप स्कैनफ अलग अलग लिखें, है ना, वो है आप %d लिखकर एड्रेस ऑफ A लिखें, फिर स्कैनफ में %c लिखकर एड्रेस ऑफ B लिखें, फिर स्कैनफ में %f लिखकर एड्रेस ऑफ C लिखें। आप दिमाग दौड़ाइए, इसमें भी कुछ आएगा? दो स्कैनफ के बीच में कुछ ध्यान रखना पड़ता है C पढ़ते वक्त? क्या ध्यान रखना पड़ता है? वेरी गुड। ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर आप इंटीजर के बाद कैरेक्टर ले रहे हैं तो बफर क्लीन करा जाता है। करा जाता है, पढ़ा है C के बेसिक्स में अपन ने। बिल्कुल, अगर आप एक इंटीजर के बाद एक कैरेक्टर ले रहे हैं तो जो इंटीजर की एंटर की है वो बफर में रह जाएगी। ऐसा होगा? जो इंटीजर की एंटर की है वो बफर में रह जाएगी, ऐसा होगा? राइट। तो उसको हटाने के लिए आप यूज करते हैं यहां पर F फ्लैश। ठीक है, एक तरीका तो इनपुट का ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप एक ही बार स्कैनफ में तीनों इनपुट्स ले लें, %c, %d, %c, %f। अब जब आप एक ही बार में तीनों इनपुट लेते हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, हाँ।
अगर आपने पहले परसेंटेज डी लगाया है तो फिर यहाँ एड्रेस ऑफ ए आएगा, आएगा है ना, फिर यहाँ आएगा एड्रेस ऑफ बी, फिर यहाँ आएगा एड्रेस ऑफ सी। अगर ये ऑर्डर बिगड़ गया तो पूरा इनपुट बिगड़ जाता है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में देखिए ये काम कितना सिंपल कर दिया गया है। अगर सी डबल प्लस में आप इसी चीज को करते हैं, पॉइंट नंबर 8, और आपके पास इंटीजर ए है, कैरेक्टर बी है और फ्लोट सी है, और आपको 3 इनपुट्स लेने हैं, तो नोटिस करिए आप लिखेंगे सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी। क्या चीज नहीं लगानी पड़ती, क्या चीज नहीं लगानी पड़ती यहां बफर को फ्लश करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई एंटर वेंटर की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, भले ही आप 3 सी इन एक के बाद एक के बाद एक कैरेक्टर वाला ही क्यों ना लिख रहे हो। आर यू गेटिंग दिस? और अगर आपको लग रहा है और छोटा हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। आपने अभी अभी एक टेक्निक पढ़ी, क्या वो है कैस्केडिंग। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की कर दीजिए कैस्केडिंग। सोचिए बेहद सिंपल तरीके से आप तीनों वेरिएबल्स का इनपुट स्कैन कर लेंगे। बताएं यहां तक कोई डाउट हो तो? सब क्लियर जा रहा है, समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस नंबर 9। सी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बोलता हूं एक प्रिंटफ लिखिए और ऐसा लिखिए कि आउटपुट 2 अलग अलग लाइनों पे आए। फॉर एग्जाम्पल गुड इवनिंग लिखना है, ऐसे लिखना है कि गुड पहली लाइन और इवनिंग दूसरी लाइन पे आए, तो क्या पढ़ा है सी में? सी में पढ़ा है आपने बैकस्लैश एन। तो ये करने के लिए आप सी में लिखोगे गुड बैकस्लैश एन evening. This is what you have learned in C language for displaying new line. When it comes to C++, अगर वहां आपको यही काम करने को कहा जाएगा तो गौर करिएगा C++ का सुपरसेट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है जो आप C में कर सकते हैं वो तो C++ में कर ही सकते हैं। तो आप गुड बैकस्लैश एन इवनिंग ये तो लिख ही सकते हैं, बट कंपाइलर आपको इसका एक अपना ऑल्टरनेट भी देता है। अपना ऑल्टरनेट मतलब, अपना ऑल्टरनेट मतलब सी डबल प्लस का स्टाइल जो सी से डिफरेंट है। वो क्या है? वो है आप सी आउट में गुड लिखेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर एंडल लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे यहां पर इवनिंग। गुड लिखेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर एंडल लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे यहां पर इवनिंग। क्या होगा आउटपुट? दोनों का ही आउटपुट बिल्कुल एक जैसा होगा। क्या? गुड आएगा फर्स्ट रो में, इवनिंग चला जाएगा सेकेंड रो में। इतना क्लियर? जवाब दीजिए यस और नो। क्लियर? अब नामकरण भी सुन लीजिए। अगर आपसे मैं पूछूंगा ये बैकस्लैशन क्या कहलाता है, तो आपको याद होगा ये कहलाता है एस्केप सीक्वेंस। ये सी लैंग्वेज का दिया हुआ नाम है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा ये एंडल क्या है, ये भी एस्केप सीक्वेंस है, तो जवाब है नहीं, ये सी डबल प्लस में कहलाता है मैनिपुलेटर। लाइन ब्रेक तो बैकस्लैशन भी करता है दीपांकर। एंडल का फुल फॉर्म होता है इट्स नोन एज मैनिपुलेटर, और खुद कहलाता क्या है? खुद कहलाता है एंड लाइन। फुल फॉर्म एंडल का है एंड लाइन, और ये कौन है? ये मैनिपुलेटर है। जैसे मैं आपसे पूछूं सी आउट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे मैं आपसे पूछूंगा ये कौन है, ये, तो आप यही बोलोगे ना, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछेगा एंडल कहलाता क्या है, तो उसके लिए जो प्रॉपर वोकैबुलरी है वो है मैनिपुलेटर। समझ आया? आगे बढ़ूं?
वोकैबुलरीज डिफरेंट डिफरेंट हैं, मैनिपुलेटर्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं अभिनव, वो आप आगे बढ़ो, धीरे धीरे सी प्लस प्लस में समझ आएगा। अभी आज तो सेकंड लेक्चर है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए, फिर पता चलेगा इनमें क्या फर्क होता है। ठीक, चले आगे। चलिए आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब याद रखिएगा सी में आपने बैकस्लैश n के अलावा और भी एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े हैं, हाँ के ना? पढ़े हैं? अदर देन बैकस्लैश n you must have learned other escape sequences like \t, \r, \b, \a पढ़े। बट सी डबल प्लस में याद रखिएगा जो मैनिपुलेटर हमें मिला है वो सिर्फ \n के लिए मिला है। मतलब सी डबल प्लस के अंदर अपन लोग \n को तो रिप्लेस कर सकते हैं एंडल से, ठीक है, लेकिन बाकियों को सेम टू सेम यूज करना पड़ेगा। मतलब \t यहां भी \t है, \r यहां भी \r है, \b यहां भी \b है, और \a यहां भी \a है। Unfortunately, we don't have manipulators for tab, \r, \b और \a। सिर्फ \n के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या दो ऑप्शन? ईदर वी कैन यूज \n और वी कैन यूज एंडल। आ रही है बात समझ? No alternate has been given for \t, \r, \b and \a. Is this clear? Next difference. C लैंग्वेज में इस कोड का आउटपुट बताइए। इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 4, फ्लोट c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, printf %f, c। क्या आएगा आंसर? वेरी गुड। सी लैंग्वेज में इंटीजर अपॉन इंटीजर, इसका आंसर इंटीजर ही होता है। ऑफ कोर्स 0.000000 दिखेगा, बट वो तो %f के कारण आ रहा है। जहां तक a अपॉन b का सवाल है, a अपॉन b 10/4 होगा और 10/4 का रिजल्ट 2 आएगा क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम सी में पढ़ी है और प्रॉब्लम है इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। पढ़ा है? ठीक। फिर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हो? फिर इस प्रॉब्लम को आप सी लैंग्वेज में सॉल्व टाइप कास्टिंग नाम की टेक्निक से करते हैं, है ना, जिसमें आप लिखते हैं फ्लोट सी, फिर आप कहते हैं सी इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। और अब अगर आप प्रिंटर से प्रिंट करते हैं सी वेरिएबल को, तो आपको पिछली बार की तरह सिर्फ 2 नहीं मिलेगा, बकायदा पूरा आउटपुट मिलेगा विच इज 2.5000000। ऐसा होगा, है ना? C++ में भी याद रखिएगा ये सेम प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम है मतलब C++ में भी अगर आप एक इंटीजर a लेते हैं जिसमें 10 है, एक इंटीजर b लेते हैं जिसमें 4 है, और एक फ्लोट c लेते हैं जिसमें आप कहते हैं c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और सी आउट से इस सी को प्रिंट करते हैं, तो यहां भी आपको आंसर 2.5 नहीं मिलने वाला है। आ रहा है समझ?
यहां भी आंसर आपको सिर्फ 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि C++ में भी, in C++ also, int divided by int is always an int. एक और बात याद रखिएगा, moreover C++ by default doesn't display trailing zeros. C++ को by default पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरोस दिखाने की आदत नहीं है। ट्रेलिंग समझते हैं? पॉइंट के बाद जीरोस। ऐसा मत सोचिएगा कि वो पॉइंट के वैल्यू में नहीं दिखाती, क्या पॉइंट दिखाएगी, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 0 आ रहे हैं तो C++ आपको जीरोस ट्रेल करते हुए नहीं दिखाएगी। वो कैसे लाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यह फोकस करिए, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये समझ आ रहा है? ठीक। अब इस प्रॉब्लम के C++ लैंग्वेज में 2 सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो 2.5 कैसे लाएंगे, तो C++ में अगर आपको 2.5 चाहिए जबकि डिवाइड आप 2 इंटीजर्स को कर रहे हैं, तो आप इसे 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप लिखें C इक्वल टू फ्लोट ऑफ A डिवाइडेड बाय B, और दूसरा तरीका है आप लिखें C इक्वल टू फ्लोट ऑफ A डिवाइडेड बाय B। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए और बताइए दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? जल्दी बोलिए। चंद्रकांत आज कैसे कैसे जवाब दे रहे हो? 10/4 है ही नहीं हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हम 4.0 कैसे कर देंगे? क्या हो रहा है आज? डिफरेंस दिख रहा है दोनों तरीकों में? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कुछ फर्क दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है बताओ? पहले वाले में जो पैरेंथेसिस लगा है वो किस पे लगा है? वेरी गुड, वो लगा है डेटा टाइप पे। तो ये वाली जो टाइप कास्टिंग आप देख रहे हैं, ये सी स्टाइल ऑफ टाइप कास्टिंग है। समझ आ रहा है? राइट। और यहां गौर करिए तो पैरेंथेसिस वेरिएबल के ऊपर लगा है, तो ये टाइप कास्टिंग है C++ स्टाइल की। आया समझ? तो जो पहला वाला है वो दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा। जो पहला वाला स्टाइल है वो दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा। यस। और जो दूसरा वाला है वो सिर्फ C++ में चलेगा। मानते हैं? वो एक्सक्लूसिवली C++ में अवेलेबल है, सी में अवेलेबल नहीं है। चले आगे। गुड। नेक्स्ट डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम खूब यूज भी करेंगे। सी लैंग्वेज में आपको अगर मैं कहूं मुझे फॉर लूप बना के दिखाइए, एक फॉर लूप चला के दिखाइए जो 1 से लेके 10 तक की सीरीज प्रिंट करे, तो सी में आप फॉर लूप कुछ ऐसे चलाएंगे ना, इंटीजर आई फॉर आई इक्वल टू 1 सेमी कोलन आई लेस देन और इक्वल टू 10 सेमी कोलन आई प्लस प्लस, और अंदर आपका स्टेटमेंट होगा प्रिंट एफ बैकस्लैश एन परसेंटेज डी कॉमा आई। ऐसे लिखेंगे, है ना? अब अगर मैं आपको C++ में ही करने को कहूं तो C++ हमें इसमें भी 2 ऑप्शंस देती है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सी वाला है, इंट आई लिख दें, फिर कह दें फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, लूप के अंदर आप कह दें सी आउट आई, और न्यू लाइन की जगह जैसा आपको पता है एंडल आ सकता है। इतना समझ आ रहा है दोनों का फॉर लूप? अब नया क्या है? नया C++ में ये है
कि अगर आप चाहें तो आप फॉर में डायरेक्टली कह सकते हैं int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस। कहने का मतलब आप फॉर लूप में ही I को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ऊपर वाले स्टाइल में आप देखें तो डिक्लेरेशन अलग हो रहा है, इनिशियलाइजेशन अलग हो रहा है कि नहीं, है ना। जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो दोनों को एक साथ कर रहा है। वी आर परफॉर्मिंग डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन टुगेदर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनिएगा। अब सवाल आता है, ये जो आई वेरिएबल है, लूप खत्म होने के बाद क्या हमें आई मिलेगा? जब लूप खत्म हो जाएगा और हम लूप से बाहर आकर लिखेंगे सी आउट आई, तो क्या हमें ये आई मिलेगा? विल वी गेट दिस आई व्हेन द लूप इज ओवर? तो इसके दो जवाब है, इसके दो जवाब है, गौर से सुनिएगा। इसका जवाब यस है और इसका जवाब नो है, सी प्लस प्लस के अलग अलग वर्जन पे। आपने लास्ट लेक्चर अगर अटेंड करा हो तो सी प्लस प्लस में एक क्लासिक सी प्लस प्लस है और एक मॉडर्न सी प्लस प्लस है, पढ़ा है। मॉडर्न सी प्लस प्लस में याद रखिएगा एरर आएगी और क्लासिक सी प्लस प्लस में आपको आई की लूप के बाहर वैल्यू मिलेगी 11। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यानी जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है वो कहती है वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फॉर लूप, वेरिएबल declared in for loop will be destroyed as the loop finishes। ये मॉडर्न सी प्लस प्लस का कहना है। अगर कोई वेरिएबल फॉर में डिक्लेयर करा जाएगा तो वो वेरिएबल फॉर के खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लासिक सी डबल प्लस का कहना है variables which are declared in for loop, variables which are declared in for loop will exist even after loop is over। इसलिए इस सी आउट आई के दो अलग अलग आंसर्स हैं। टर्बो में चलाएंगे तो 11 आएगा और जीसीसी में चलाएंगे तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। रहेगा याद? डिफरेंस क्लियर हुआ? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस नंबर 13। सी लैंग्वेज में मुझे इस कोड का आउटपुट बताइए जरा। इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, c इक्वल टू a माइनस b, प्रिंटफ परसेंटेज d कॉमा c। जल्दी बताइए, ये कोड चलाने पर हमें स्क्रीन पे क्या आउटपुट मिलेगा? वेरी गुड। जो पहला वाला स्टेटमेंट है c इक्वल टू a प्लस b, वो हमें आउटपुट देगा 30। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट देगा -10। अल्टीमेटली 30 ओवरराइड हो जाएगा -10 से, तो आंसर -10 ही आएगा। यही है ना? फाइनल आंसर -10 आएगा। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं
कुछ ऐसा करिए कि c इक्वल टू a माइनस बी चले ही ना, कुछ ऐसा करिए कि ये c इक्वल टू a माइनस बी एग्जीक्यूट ही ना हो, ये कोड में हो लेकिन एग्जीक्यूट ना हो। तो आपको याद होगा ऐसा करने के लिए हम लैंग्वेज में कमेंट्स लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई लाइन प्रोग्राम में दिखे जरूर बट कंपाइलर उसे नजरअंदाज कर दे, कंपाइलर उसे इग्नोर कर दे, तो हम इस लाइन को कमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको सी लैंग्वेज में ऑप्शन मिलता है कुछ ऐसा, जहां आपने लिखा हुआ है c इक्वल टू ए प्लस बी, c इक्वल टू ए माइनस बी, उसमें a माइनस बी के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगाइए और एंडिंग में लगा दीजिए स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो कमेंट हो जाएगा इससे दीपांकर, जो आप मुझे सजेशन दे रहे हो उससे कमेंट हो जाएगा क्या, या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बदल जाएगा? आपका सलाह जो सजेशन है उससे सिर्फ ऑर्डर बदलेगा। मैं तो चाहता हूं लाइन चले ही ना, ऑर्डर नहीं बदलना, मुझे वो लाइन चलवानी ही नहीं है। तो फिर सी प्लस प्लस मुझे जवाब देती है या सी मुझे जवाब देगी, इस लाइन को आप कमेंट्स में कन्वर्ट कर दें। अब अगर हम लोग सी वेरिएबल को डिस्प्ले करेंगे तो आंसर 30 आएगा। जल्दी बोलें, आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट आपका कन्वर्ट हो गया इनटू कमेंट, हो गया है। दिस लाइन इज नाउ कमेंटेड, राइट? और जो लाइनें कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कंपाइलर्स उन लाइनों को कंपाइल नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें रन नहीं करता। यस और नो? ठीक है, अब यही काम सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे आप, ध्यान दें। तो सी डबल प्लस में अगर आपको किसी लाइन को कमेंट आउट करना है तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं दो, वॉच केयरफुली। पहला ऑप्शन है, आप बिल्कुल सी लैंग्वेज के स्टाइल में c इक्वल टू ए माइनस बी वाली लाइन के स्टार्टिंग में लगाएं फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और एंडिंग में लगाएं स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ऐसा करने पर सी वाली लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। दूसरा तरीका, आपको अगर c इक्वल टू ए माइनस बी को कमेंट आउट करवाना है तो आप इसके स्टार्टिंग में लगा दीजिए डबल फॉरवर्ड स्लैश। ऐसा करके भी ये लाइन को आप कमेंट आउट कर सकते हैं। ये वाला कमेंट क्या कहलाता है? ये वाला कमेंट कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट। कारण आप इससे मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाला कमेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जिस लाइन के आगे लगेगा बस वही लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट होगी। यस और नो? आ रहा है समझ? अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सी लैंग्वेज में आपको याद होगा, आप जब मेन लिखते थे तो मेन की रिटर्न टाइप वॉइड रखा करते थे, रखते थे। ये मेन की रिटर्न टाइप होती है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेन विल रिटर्न नथिंग टू इट्स कॉलर। कौन है मेन का कॉलर? कौन है मेन का कॉलर? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? नाउ वॉच केयरफुली। जब आप सी डबल प्लस में माइग्रेट करते हैं तो जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट चेंज मेन में देखने को मिलता है वो ये कि अब आपका मेन फंक्शन वॉइड ना होकर हुआ करेगा इंट मेन, और
लास्ट में अपन लोग लिखा करेंगे रिटर्न 0। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, क्या क्या चेंजेस हुए। नंबर 1, सी प्लस प्लस में मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर मानी गई है, राइट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सी प्लस प्लस में मेन अपना काम खत्म हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। सी प्लस प्लस में मेन अपना काम खत्म हो जाने के बाद मेन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू दो तरीके की होगी, या तो 0 और या तो 1। याद कीजिए, अगर आपने आज से 3 लेक्चर पहले का लेक्चर अटेंड करा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं ये सब आपको सुना सुना लगेगा। ये वैल्यू दो में से कोई एक वैल्यू होगी, या तो 0 और या तो 1। अगर आप यहां से 0 रिटर्न कराते हैं तो इसका मतलब है आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कन्वे कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं गई, कोई परेशानी नहीं गई और प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। जबकि आप 1 अगर रिटर्न कराते हैं तो हम ये मानते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, और आप इस बात को इंडिकेट करेंगे बाय राइटिंग रिटर्न 1 दैट इज फेलियर। अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर आप कौन सी दिक्कत की बात कर रहे हैं। मैं जिस दिक्कत की बात कर रहा हूं वो आपको अपने कोर्स के आखिरी चैप्टर में पहुंच कर आएगी, जब आप पढ़ेंगे सी डबल प्लस में फाइल हैंडलिंग और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब ये चैप्टर स्टार्ट होंगे तब आपको पहली बार पता चलेगा कौन सी दिक्कत की बात मैं कर रहा हूं। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, सी डबल प्लस ये मानती है कि अगर आप हेलो भी लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो हेलो लिखने के बाद ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कन्वे करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई और प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो गया। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं तो फिर सी डबल प्लस में एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या स्टाइल होगा अगर हम इस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करें तो? आई होप आपको याद होगा ये आपका सी लैंग्वेज का बेसिक कोड हुआ करता था। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और फिर यहां पर आप लिखते थे clr scr, फिर आप लिखते थे printf hello, फिर आप लिखते थे get ch। अगर मैं आपसे कहता हूं इस कोड को कन्वर्ट करिए आप इनटू सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो इसके दो कन्वर्जन्स बनेंगे, याद रखिएगा। इफ आई आस्क यू टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू सी प्लस प्लस लैंग्वेज, आपको दो कन्वर्जन सी प्लस प्लस में करने पड़ेंगे। अगर आप ये कोड टर्बो कंपाइलर पे लिखते हैं, क्लासिक सी डबल प्लस में लिखते हैं, तो देखिए ये कोड कैसे लिखा जाएगा। अगर ये क्लासिक सी डबल प्लस में लिखा जाता है, टाइटल भी डाल देता हूं मैं, क्लासिक सी प्लस प्लस मतलब टर्बो कंपाइलर। तो ये टर्बो कंपाइलर में लिखा जाएगा कुछ ऐसे, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। टर्बो में conio.h होती है, बिल्कुल। सी प्लस प्लस दोनों में, बिल्कुल दोनों में। ये हो जाएगा इंट मेन, अंदर आएगा clr scr, सी आउट हेलो, गेट ch, और लास्ट में आएगा रिटर्न 0। ये क्लासिक सी डबल प्लस का स्टाइल है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसी को आप मॉडर्न सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करो जरा, अगर यही कोड जीसीसी पे लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो अभी आपको जीसीसी की सारी बातें समझ नहीं आएंगी, है ना? वो तब समझ में आएंगी जब हम मॉडर्न सी डबल प्लस पे जंप करेंगे। बट सीख लीजिए, अगर आप ये मॉडर्न सी प्लस प्लस में लिखते हैं, कंपाइलर आप यूज करते हैं जीसीसी या मिंग डब्ल्यू या सी लैंग, कोई भी कंपाइलर आप यूज करते हैं, तो आपका लिखने का तरीका आई होप याद होगा, डॉट एच हट जाता है, याद है? एक नई चीज यहाँ आ जाती है जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करा था ये वर्ड कि नेम स्पेस नाम का एक कॉन्सेप्ट खूब लगता है।
और मॉडर्न C++ में यानी GCC कंपाइलर में conio.h भी नहीं होती है। आई रिपीट, GCC कंपाइलर में conio.h का भी कोई बिल्ट इन सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप मॉडर्न C++ में हेलो प्रिंट करेंगे तो जो आपको राइट साइड में कोड दिख रहा है वैसे प्रिंट होगा। हम लोग कब पढ़ेंगे मॉडर्न C++? हम पढ़ेंगे जब हम पहुंचेंगे डिस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद। जब तक डिस्ट्रक्टर नहीं आता है तब तक हम क्लासिक C++ में काम करेंगे। एक बार डिस्ट्रक्टर स्टार्ट हो गया, डिस्ट्रक्टर खत्म हो गया सॉरी, तो डिस्ट्रक्टर के खत्म होते ही फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मॉडर्न C++ लैंग्वेज। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? इतने डिफरेंसेस आपको आने चाहिए बिफोर यू माइग्रेट फ्रॉम C टुवर्ड्स C++। अब इसके बाद जो डिफरेंसेस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में हमारी बातचीत स्टार्ट होगी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। तो अब आपको याद होगा मैंने आपसे परसों कुछ कहा था, ठीक है? अब ट्यूसडे से मैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। मेक श्योर आप 2 चीजें जरूर पढ़ के आए। नंबर 1 फंक्शंस, नंबर 2 स्ट्रक्चर। ये 2 चीजें याद से रिवाइज करके आइएगा, राइट? फीस क्या होगी, क्लासेस कब कब लगेंगी, ये सब आप अपने ग्रुप में पूछें, एडमिन्स आपको जवाब देंगे। सारी डिटेल्स आपको शेड्यूल से रिलेटेड एडमिन से मिल जाएगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे पूछिए। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहां आप लोग पूछें जरूर, ठीक है? जिनको बैकअप चाहिए वो टॉपिक्स के नाम डाल दें ग्रुप में, एडमिन आपको बता देंगे बैकअप कैसे अरेंज हो पाएगा। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बिल्कुल। तो अब आप जब अगले लेक्चर में आएंगे तो क्या रिवाइज करके आएंगे, जल्दी बताइए। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो याद से फंक्शन और स्ट्रक्चर रिवाइज करके आइएगा। अगला लेक्चर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके, तो मिलते हैं ट्यूसडे शाम को 5 बजे सेम टाइम, ट्यूसडे 5 PM। ओके, बाय बाय, टेक केयर।